जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे मुगल वंश के या मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, समाप्ति का क्या कारण था। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मध्यान्ह सूर्य की तरह अपनी प्रखर किरणों से भारतीय इतिहास को चौंध कर डाला। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य रूपी सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा। विशाल मुगल साम्राज्य पहले की तुलना में केवल छाया मात्र रह गया। मुगल साम्राज्य रूपी वृक्ष की शाखाएं एक एक कर टूटने लगी और आगे चलकर मुगल साम्राज्य की ठूंठी की तरह दिखाई देने लगी। बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य विघटनकारी तत्वों के फलस्वरूप सड़ गल गया। उसकी आत्मा पहले ही निकल चुकी थी। अंतिम जनाजा 1862 में बहादुर शाह जफर के साथ दफना दी गई। मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष का विवरण जितना रोचक और रोमांचक है, उसके पतन की कहानी उतनी ही दर्दनाक है। मुगल साम्राज्य के पतन में जिन तत्वों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है, उनका विवरण निम्न है। उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। मुगल राजतंत्र में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। राजतंत्र खून के संबंध को नहीं पहचानता था। गद्दी तलवार के बल पर प्राप्त की जाती थी। बाबर ने उत्तराधिकारी के नियम को निर्धारित करने की चेष्टा की। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर एक नई परंपरा की नींव डाली थी। उसने साम्राज्य के विभाजन का आदेश देकर अपने पुत्रों को संतुष्ट रखने का उपाय भी किया था, परंतु हुमायूं के शेष भाई उसके शत्रु ही बन गए। हुमायूं को स्वजनों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और अंत में संघर्ष की नीति अपनाकर वह भारतीय ही बन गए। हुमायूं को स्वजनों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और अंत में संघर्ष की नीति अपनाकर वह भारतीय साम्राज्य को पुनः करने में सफल रहा। अकबर हुमायूं का एकमात्र पुत्र था, जो मिर्जा हकीम जैसे चचेरे भाई के विद्रोह को दबाना पड़ा था। अकबर को जीवन में अंतिम समय में अपने एकमात्र जीवित पुत्र सलीम के विद्रोह का मुकाबला करना पड़ा। खुसरो के प्रति अकबर का झुकाव अधिक हो गया था। यह बात सलीम को पसंद नहीं थी। मरने के पहले सलीम की क्षमा याचना से संतुष्ट होकर अकबर ने उसे अपने उत्तराधिकारी मनोनीत किया। जैसी करनी वैसी भरनी का सुंदर उदाहरण जहांगीर शासन काल था। राज्यारोहण के साथ खुसरो के विद्रोह और पुनः शाहजहां के विद्रोह ने जहांगीर के जीवन का अंतिम दिन कष्टकर बना दिया। शाहजहां को भी अपने जीवन काल के बीच युद्ध देखना पड़ा और अंत में अपदस्थ होकर उसने अपनी अंतिम सांस ली। औरंगजेब को भी पुत्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। शाहजहां अकबर का विद्रोह इसका ज्वलंत प्रमाण है। महान मुगल शासकों के द्वारा जो दृष्टांत पेश किया गया, उसका पालन औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने किया। गद्दी पर बैठने के लिए खून बहाना, सगे संबंधियों की हत्या करना एक आम बात हो गई थी। शाही परिवार में जो युद्ध होता
होता था उसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता था। दरबार में दलबंदी और समर्थकों को प्रोन्नति देकर प्रसन्न रखने की नीति के कारण मुगल साम्राज्य में परस्पर ईर्ष्या की भावना बढ़ी। सत्ता के लिए संघर्ष की परंपरा विकसित कर ने खुद साम्राज्य की जड़ को काट डालने की चेष्टा की। शासकों को गद्दी दिलाने और उन्हें उतारने में ही मुगलों का सारा ध्यान केंद्रित रहने लगा। इसका लाभ उठाकर विरोधी शक्तियों ने स्वतंत्र सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त की। कमजोर उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य एक तंत्र शासन प्रणाली पर आधारित था। शासक के व्यक्तित्व और चरित्र के अनुसार साम्राज्य का विकास अथवा ह्रास होता था। योग्य, अनुभवी और दूरदर्शी सम्राटों के युग में मुगल साम्राज्य का विकास अकबर से लेकर औरंगजेब तक हुआ था। इन शासकों के प्रयत्न के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और साम्राज्य की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक सभी मुगल शासक नामधारी शासक रह गए थे। उनके योग्यता, दृढ़ता, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का अभाव था। बहादुर शाह प्रथम बुढ़ापे की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। उसमें सफल शासक के सभी गुणों का अभाव था। वह अपने पुत्रों को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। व्यवहारिक ज्ञान, कूटनीति और युद्ध कला की शिक्षा देने के बदले मुगल शाहजादा शाही दरबार में रहकर राग रंग में विलुप्त रहते थे। यही कारण है कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ। विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण रखकर मुगल साम्राज्य को पतन से बचाया जा सकता था। अमीरों की दलबंदी मुगल शासकों के द्वारा सरदारों की व्यवस्था संगठित की गई थी। योग्यता के आधार पर सरदारों की नियुक्ति होती थी। सरदार देश के अंदर के भी थे और कुछ विदेशी भी थे। मुगल साम्राज्य के निर्माण, विस्तार और प्रशासनिक संगठन को दृढ़ और व्यापक बनाने में सरदार वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रारंभ में सरदार मुगल सम्राटों के प्रति भक्ति का भाव रखते थे और उन पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण रहता था। मुगल दरबार में दलबंदी जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। उस समय दलबंदी के परिणाम स्वरूप मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भी अमीरों के बीच परस्पर ईर्ष्या और फूट के भाव थे, जो युद्ध में कभी कभी स्पष्ट हो जाते। शांति और सुरक्षा का अभाव मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण शांति और सुरक्षा का अभाव था। मुगल साम्राज्य की स्थापना सैनिक शक्ति के बल पर हुई थी। बाबर और हुमायूं को भारतीय जनता विदेशी मानती थी, परंतु अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक एवं मित्रता का संबंध कायम कर आम लोगों के बीच मुगलों के प्रति स्नेह और सद्भावना का बीज अंकुरित किया था। अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर और शाहजहां ने उनके मीठे फल को चख कर पूर्ण लाभ उठाने की चेष्टा की, परंतु औरंगजेब की दूरदर्शिता और संदेहशील प्रवृत्ति के कारण पुनः भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा भाग मुगलों का विरोधी बन गई। राजपूत, मराठा, जाट, सिख
सतनामियों के विद्रोह के कारण मुगल साम्राज्य की शांति नष्ट हो चुकी थी। इन शक्तियों को पूर्णतया नियंत्रित अथवा कुचलने में औरंगजेब ने आंशिक सफलता ही प्राप्त की थी, परंतु बहादुर शाह प्रथम के बाद पुनः विघटनकारी शक्तियों का उदय हुआ और मुगल साम्राज्य में अराजकता छा गई। विदेशी आक्रमण आंतरिक असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास विदेशी आक्रमणकारियों ने किया। मुगल साम्राज्य का सैनिक अभियान कंदहार, बल्ख, बदखशां में असफल हो गया था। पर्याप्त जनधन की हानि उठाने के बावजूद मुगल साम्राज्य में 1 इंच भूमि का विस्तार नहीं हुआ। इन असफलताओं से मुगलों की सैनिक कमजोरियों स्पष्ट हो गई थी। जब तक फारस गृह युद्ध में उलझा रहा, मुगल साम्राज्य पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, परंतु 1736 में गृह युद्ध से मुक्त होने के बाद नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की आंतरिक दुर्बलता का लाभ उठाकर सैनिक अभियान की तैयारी प्रारंभ कर दी। नादिर शाह ने 1737 में भारतीय सीमा में प्रवेश किया। उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह पर आरोप लगाया गया कि उसने फारस को राजदूत के साथ दुर्व्यवहार किया है और नादिर शाह के साथ हुई प्रतिज्ञाओं की अवहेलना की। नादिर शाह को काबुल से लेकर पंजाब तक आने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बिलासी और अकारण मोहम्मद शाह की आंखें तब खुली जब वह पानीपत से 20 मील दूर करनाल में पहुंच चुका था। 1739 में मुगल सेना को बुरी तरह पराजित कर उसने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। कुछ विरोधी तत्वों ने नादिर शाह की मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर कुछ फारसी सैनिकों को मार डाला। क्रोधित नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम की आज्ञा दी। नादिर शाह की क्रूरता और लूटपाट से मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ टूट गई और काबुल, सिंध और पंजाब पर फारस वालों का अधिकार हो गया।